हमारे साथ बैठे हुए हैं एक्स आईआरएस ऑफिसर अरुण कुमार, और ये एक्स कमिश्नर हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं शिवहर से, राष्ट्रीय जनता दल से। पहले रितु जायसवाल इनकी पत्नी मुखिया हुआ करती थी सिंहवाहिनी पंचायत की, अब मुखिया ये हैं अरुण कुमार, और पत्नी को पूरी तरह मदद कर रहे हैं। तो आप वीआरएस क्यों लिए? देखिए, मेरी पत्नी उस समय एमएलए का चुनाव लड़ रही थी और मुझे लगा कि राजनीति में उनको थोड़ा मदद करने के लिए अपने ढंग से मैं उनको भी थोड़ा हेल्प करूं। दूसरा कारण ये भी था कि मेरे 24 साल हो गए थे जॉब में। हाँ, 9 to 6 जॉब करके मुझे लगा कि मैं थोड़ा अपने मन का भी कर लूं, और मेरा था कि शिक्षा के द्वारा हम क्रांति ला सकते हैं। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ कर मदद करना चाह रहा था, लेकिन हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ कर मदद कर भी रहा था, तब तक मैं वाइफ का मुखिया का टेन्योर ख़त्म हो चुका था और चुनाव एक पर हार चुकी थी वो। तो लोग का बहुत दबाव था कि आप मुखिया बने। तो वाइफ बोले कि मैं तो महिला का प्रदेश अध्यक्ष हो गई हूँ, स्पोक्स पर्सन हो गई हूँ, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का, तो मुखिया का चुनाव जो है आप लड़ लो। तो मैंने सोचा ठीक है, ये भी काम अच्छा ही है, एक बढ़िया काम है, ग्राम सभा का काम है, मैं कर लेता हूँ। तो मैंने मुखिया का चुनाव लड़ लिया। लड़ा तो काफ़ी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, करीब 80% वोट मुझे ही आए थे, 10% में 10-11 लोगों में बट गया था। रितु जायसवाल जी अच्छा काम की थी, रिवार्ड हमको मिल गया। तो एक कोई यूपीएससी की परीक्षा पास करे और बाद में नौकरी छोड़ के मुखिया बने। देखिए, मैं गंगा घाट पे लगातार पढ़ाता रहता हूँ, पटना में पढ़ाता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे सवाल हमसे अभी पूछते हैं और मैं हमेशा उनको एक चीज़ बताता हूँ कि बेटा देखो, आईएएस की परीक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप आईएएस की परीक्षा जरूर दो ढंग से, परीक्षा में पास कर लो और अच्छी बात है, और पास होने के बाद अगर छोड़ दोगे तो सुभाष चंद्र बोस बन जाओगे, छोड़ दोगे तो आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी बन जाओगे, अरविंदो घोष बन जाओगे, क्योंकि सब छोड़ के आए थे। उस समय बैरिस्टर भी जो है यूपीएससी के बराबर का ही पोस्ट होता था, और भारत की आज़ादी में बैरिस्टर और सिविल सर्वेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगा आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, थोड़ा मैं प्रभावित भी रहता हूँ, थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा या अम्बेडकरवाद से, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही। तो मुझे लगा कि ये एक रास्ता है जिससे कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ा सकता हूँ। यही कारण था कि मैं गंगा घाट पर पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि इतना डिविडेंड दे देगा मुझे, इतनी मान प्रतिष्ठा दे देगा कि सभी नेशनल मीडिया में आ जाएगा। हालांकि मैं तो चला था बस सेवा भाव से, लेकिन डिविडेंड काफ़ी मिला है, लोगों का सहयोग मिला है। तो आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मीडिया का भी धन्यवाद है, काफ़ी जगह कवरेज भी हुआ है। जी, मैडम को कैसे मदद कर रहे हैं? देखिए, चुनाव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मानता हूँ, इट इज़ टोटली रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सीखा मैंने मुखिया बन के कि मेरी जाति के वोट नहीं है ज़्यादा वहाँ पर। अब बिहार में जाति की बात करते हैं, मात्र 39 वोट हैं, लेकिन उस गांव में जैसे कि कोई एक है, मान लो उनका नाम रामवृक्ष राम है, रामवृक्ष राम मेरे दादा हो गए, उनका बेटा रामनंदन राम है तो मेरे चाचा हो गए, रामनंदन राम की बहन हो गई, मेरी फूफा हो गई, तो उनकी शादी जहाँ हुई तो फूफा हो जाएंगे, तो फूफा का बेटा मेरा फफेरा भाई हो जाएगा, मौसी के लड़का वाला रिश्ता जोड़ लिया। जी, सब मेरे दादा बाबा हो गए हैं, है ना, चाचा हो गए। तो आज देखिएगा कि सिंहवाहिनी पंचायत के हर आदमी, जो मेरे फूफा फूआ सब यहाँ पर हैं शिवहर में, इतना ज़्यादा है कि मुझे मामा की कमी नहीं है, फूफा की कमी नहीं है, जीजा की कमी नहीं है, साले की भी कमी नहीं है। तो हमारा शिवहर में जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, और ये मुझे मदद कर रहा है। रितु जायसवाल तो घूम रही है, चुनाव के टाइम तो स्थिति ऐसा होता है कि एक नई बहू नए जगह पे आ जाती है, उसको बस घुमाया जाता है, हालांकि बहुत सक्षम है वो, लेकिन आज के समय में तो वही स्थिति हो जाती है चुनाव में जो उम्मीदवार का। अब मैं अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है, लोग समझ रहे हैं कि अरे अजीब आदमी है, इसका तो कुर्मी में भी चचा है, कुशवाहा में भी फूफा है, ठाकुर में है कि नहीं? ठाकुर में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम सब दूर दूर रहते हैं लेकिन कुछ नज़दीक भी हैं। हाँ। जैसे एक प्रशांत है, मैं बहुत कुछ नाम भी जानता हूँ। नहीं, क्योंकि जो उधर से चुनाव जेडीयू से जो लड़ रही हैं, उन लोग कहते हैं कि बल ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, सबको पिला देंगे।
ये देखिए, ये कुछ दम्भी ठाकुर बोलते हैं। मैंने शिवहर के कुछ, जैसे मेरा एक दोस्त पुराना रहा प्रशांत, वो दैनिक जागरण में संपादक था, वो अच्छा कॉलमनिस्ट था, तो मेरे शिष्य में ही जुड़ा था वो ठाकुर ही है। वो बेचारा आके मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, दिल से मेहनत कर रहा है। कुछ लोग हैं जो उनके द्वारा प्रताड़ित हैं, वो भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ परिवार को मैंने देखा है कि उनके परिवार में बड़ा कल्चर बड़ा अच्छा है, तो शायद शिवहर का कल्चर अच्छा है इन कंपेरिजन टू द पर्सन विथ हुम ही इज कॉन्टेस्टिंग। उसके कंपेरिजन में बड़े कल्चर्ड लोग कुछ हैं यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा आशान्वित हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ा अनबायस्ड होकर देखता हूँ। लेकिन हाँ, सामंतवादी सोच जो उनकी है वो बड़ी खतरनाक है। वो यहाँ के भी लोगों को बड़ी पॉल्यूट कर देगी, या कर भी रही होगी शायद। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और एक समता मूलक समाज की जो हम बात करते हैं, जहाँ डिग्निटी सबका बराबर हो, गांव जीते, पंचायत जीते, ये कंसेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर वो बात करते हैं जिनकी जाति जीते। ये बड़ी खराब बात है। सामंतवादी, जातिवादी, बंदूक की राजनीति, राजपूत है रात भर लड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे अपने समाज के, ये सब उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। बोलते हम व्यापारी नहीं हैं, व्यापारी नहीं। अरे भाई, व्यापारी होना खराब बात नहीं है, तो वाई यू आर क्रिएटिंग सो अप डाउन सोसाइटी? नहीं, इसके लिए नहीं बनाता संविधान, इसके लिए थोड़ी बना संविधान। वर्ण व्यवस्था में बता रहे हैं आपको हैसियत। हाँ, वो अपनी मुझे हैसियत बताते हैं हमेशा, वो हमें एहसास दिलाते हैं दिन रात कि तुम्हारी पढ़ लिख के यूपीएससी की परीक्षा निकालते हैं, आईआरएस बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, आपकी हैसियत उनसे कम हो जाती है क्योंकि आप ओबीसी से आते हैं। हाँ, वो अपना खानदान बताते हैं कि हम तो इस खानदान के हैं। तो मुझे भी लगता है मेरे दादाजी हो सकता है कुदाल चलाते होंगे, और मेरे दादाजी के बारे में कहा भी जाता है कि दादाजी 1 घंटा में जो 1 कट्ठा कुदाल चला के खेत ताम लेते थे। तो भाई, मेरे दादाजी कुदाल चलाते थे, मेहनत ही तो करते थे, अच्छे से चलाते थे, तो मुझे उसी पे गर्व हो रहा है। ये लोग कुछ और चलाते हैं। हाँ, इन लोग को कुछ शिकार करते थे, इस पे गर्व हो रहा है। कुछ और होता था, उस पर गर्व होता था। आईआरएस रहे हैं। और जी कृष्णैया दलित समाज से थे और बिहार में आईएएस थे, डीएम थे। उनकी हत्या करके जेल गए थे आनंद मोहन, और उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं उनको भी आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। हालांकि बाद में बरी हुई और आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, जेल मैनुअल में बदलाव हुआ। उससे पहले नीतीश कुमार भरी सभा में कहे थे कि आप लोग को पता नहीं है जी हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो जिस परीक्षा को पास करके आप सेवा में आए, उसी परीक्षा को, उसी कठिन परीक्षा को पास करके जी कृष्णैया एक दलित समाज जिनके पिताजी कूली का काम करते थे, उनकी जान ले ली गई, और वो दंभ आज भी है। देखिए, मैं इस मामले को लेकर थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। जी कृष्णैया की बात को लेकर कुछ संयोग भी बना है कि 1994 में उनकी हत्या हुई थी, अब 95 में हम ट्रेनिंग में गए थे LBSNA में। तो पहला दिन जिस फोटो पे हम माला चढ़ाए थे वो उन्हीं का था, और उस दिन हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से विचार किया था। कुछ लोगों की आंखें नम थी, कुछ लोगों के, सभी लोगों की आंखें नम थी। लवासना में दादा बनर्जी थे, वो तो रोने लगे, बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। तो हम लोग वही सोचते थे। और बाद में जब ये मृत्यु के बाद जो परिवार की जो स्थिति मुझे कभी कभी पता लगता था, तो जो संघर्ष उन्होंने झेला है उस परिवार ने, क्योंकि बहुत ईमानदार थे और कुछ भी उनके पास था, रह नहीं गया था। तो बच्चों को कैसे पालन पोषण किया होगा। मैं सोचता हूँ अगर मान लिया मेरी ही हत्या हो जाती तो मेरे बच्चे कहाँ जाते, मेरा परिवार कहाँ जाता। तो मैं सोचता हूँ तो ये दर्द तो बहुत बड़ा है। और एक कूली के घर से निकल के बच्चा निकला, तो मैं भी एक बड़े छोटे से गांव से निकला था, तो मैं उस दर्द को बहुत अंदर तक महसूस करता हूँ, जिसको कहते हैं ना, बुद्धा बोलते हैं एम्पैथी, दूसरे के दर्द को महसूस करना। तो मुझे तो बहुत ख़राब लगता है, और मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है कि उस परिवार को कुछ सामाजिक न्याय के मूल्य के साथ में इस चुनाव में अगर मेरी वाइफ आती हैं तो सदन में ये भी बात तो रखें कि भाई इस तरह से जेल मैनुअल में बदलाव सिर्फ यहाँ आप क्यों कर रहे हो, किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में तो कहा गया कि हर 15 दिन पे थाने में जाके हाजिरी लगाना है, और ये भी कहा गया था कि इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये विदेश न भाग जाए हाजिरी लगाने। इनको सज़ा होगी और लगभग फैसला हो गया। 27 फरवरी या जनवरी फरवरी की बात चल रही थी कि
दोबारा जेल में चल जाएंगे, इस तरह की चर्चाएं भी थी और सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा था। लेकिन उसके बाद जब से आरजेडी से अलग होके जदयू में गए ये लोग, तो ठंडे बस्ते में सब चला गया। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल पर मैं बात करने में बिल्कुल डर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट की अस्मिता के बदौलत ही हम आज के दिन में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, पीएन भगवती तो बोले थे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और इसका नुकसान अगर हमारे अनुसूचित जाति समाज को हो रहा है, दलित समाज को हो रहा है, तो ये बड़ी खेद का विषय है। तो ये देरी जो हो रही है, ये देरी जो है, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। जो भी करना है कोर्ट को जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। संविधान के बड़ी सूक्ष्म धाराओं के साथ, जहाँ पर कि SC/ST कमीशन की बात करते हैं, आर्टिकल 16(4) की बात करते हैं, आर्टिकल 39 की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब लिखते हैं हम अपने संविधान में, वहाँ की बात जुड़ी हुई है। तो आप जो सवाल आपने किया है इसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कोर्ट के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसे कि कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की बात नहीं, कोर्ट तो सख्त है। कोर्ट ने तो कहा कि हाजिरी लगाओ, कहीं भाग न जाओ। इसीलिए कोर्ट क्यों कहता है कि हाजिरी लगाओ, कि अंडरग्राउंड ना हो जाए, ये भाग नहीं जाए, इसलिए। और सब कुछ ठीक ही था नीतीश जी का फैसला, तो बरी कर दिया गया था, तो बरी होते कोर्ट थाने में जाने की जरूरत क्या थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सख्त है, तो देर जो हो रही है, सवाल देरी को लेके है, और हर चीज प्रभावित होता है इस देश में। मैं भी यही देरी की बात कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो कोर्ट के नॉलेज में आ जाना चाहिए, या नहीं तो प्रशासन को या किसी इंडिपेंडेंट मेथड को, SC/ST कमीशन को भी इस मामलों को लाना चाहिए कि इस तरह का स्टेटमेंट जो है ये समाज में विभाजन की रेखा खींचता है, और ये बहुत मतलब कि समाज के साथ एक सामाजिक अपराध है। खैर, जनता जो है इसको एक अपने तरीके से ज़रूर इसको समझेगी, और जनता के अदालत में वो नहीं बच पाएंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। तो मैडम फील्ड पकड़ी हुई हैं और आप मैनेजमेंट पकड़े हुए? हाँ, मैं ज़्यादातर बूथ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसी पे करता हूँ। अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे उनसे डर नहीं लगता कि वो अगर उन गोली चलाएंगे तो मेरा सीना शामिल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं गांधी की तरह मर जाऊँ, ताकि या मैं बाकी जैसे आपके लड़ना है, जोश होना चाहिए लड़ने का। लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता। मैं जानबूझ के अकेले चलता हूँ, रात को 11-12 बजे मैं अकेले अपना गाड़ी से आता जाता हूँ। लोग मुझे बताते हैं कि बड़ा अजीब तरह की स्थिति है भाई, बड़े लोग, अजीब खूंखार लोग हैं। हाँ, उनके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ है, धमकी देते हुए क्या हाथ पैर तोड़ देंगे करके। जी हाँ, ये मैंने भी वीडियो देखा, और संजोग से वो लड़का मुझे भी मिल गया। तो मुझे मिल गया तो मैं उसको बोला, आओ भाई क्या दिक्कत है? तो बोला कि नहीं सर, हम तो आप ही के साथ हैं। हम बोले चलो यहाँ एक कुआं है, इसी पे बैठ के तुमसे बात करते हैं। ठाकुर का कुआं नहीं था। उस कुआं पे बैठ के हम बात किए उस लड़के से, बड़ा अच्छा लड़का लगा, बात उत कर रहा था। तो ये तो है कि लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छाई में खराबी डाल देते हैं। अच्छा, अब तो पॉलिटिक्स में आप आ ही गए हैं। मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं, देखिए बाकी मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, सही बात बता। मैं बिल्कुल शिक्षा में विश्वास करता हूँ, अपनी पत्नी को मैडम आई हूँ, मैडम तो खूब पॉलिटिकल बयान देती हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं समाज में एक चाहता हूँ कि शिक्षा के द्वारा एक नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 400 में कहीं आपका शिवहर तो नहीं है? देखिए, शिवहर को लेकर शिवहर की जनता सोचता है, शिवहर की जनता सामने दो विकल्प है। शिवहर की जनता मुखिया चुन रही है, वो प्रधानमंत्री के पीछे नहीं जा रही है। वो बोल रही है कि मेरा मोदी अगर जो कुछ है वो आनंद मोहन हो और ये ऋतु जायसवाल, दो के बीच में लड़ाई है कि आनंद मोहन को हम मुखिया बनाएंगे कि ऋतु जायसवाल को बनाएंगे। उनको लगता है वेल क्वालिफाइड मुखिया जब मेरे पास है तो हम ऋतु जायसवाल को ही मुखिया बनाएंगे। तो ये जो बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, जहाँ स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा है यहाँ। हाँ, यही मैं मुद्दा इनडायरेक्टली बोल भी रहा था कि यहाँ की मिट्टी के संस्कार बड़े अच्छे हैं, और यहाँ के लोग वाकई में जो भी हैं अच्छे हैं, ठीक ठाक ही है। ये जो बाहर के जो बार बार आके 30 सालों से जो यहाँ पर हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक बात हो गई है। और अब इनको लोग बाय बाय कर रहे हैं कि भाई जाइए जाइए जाइए।
और ये हाथ मिलाने को आतुर हो रहे हैं। वो बशीर बेदर का एक शेर है ना, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो मिलोगे गले तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। तो यही है कि यहाँ के लोग बोलने का फासला बढ़ा लो भाई, और दूर चले जाओ, हमारे संस्कृति को हमारे साथ रहने दो। तो ये तो लग रहा है मुझे। आप जीत रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, शिवहर की जनता। मुद्दा क्या, जो नौकरी वोकरी मुद्दा है यहाँ की, 5 किलो अनाज मुद्दा है? देखिए, 5 किलो अनाज सिर्फ शिवहर का तो बंद नहीं होगा, जहाँ मिल रहा है सब जगह मिलेगा, और वाकई में मिलना भी चाहिए, क्योंकि नहीं मिले तो बहुतों के घर में, हमारे तो राशन भी नहीं मिले तो चूल्हा न जले, ऐसी स्थिति गरीबी यहाँ है। और लोग गरीबी को देखें यहाँ पर तो बड़ा बहुत ज़्यादा पर कैपिटा बिजली का कंजम्पशन सबसे कम शिवहर में ही है पूरे हिंदुस्तान में। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो गरीबी है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुद्दा है कि वो भय और आतंक से मुक्त शिवहर करना, ताकि विकास की एक रूपरेखा का ग्राउंड तैयार हो सके। तो वो बहुत ज़रूरी है। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उनका यहाँ से जाना, ये पहला मुद्दा है। इसके बाद हमारा हम जो सोचते हैं, मेरा रहना चाहिए स्वास्थ्य, बहुत लचर स्थिति है स्वास्थ्य की, उसको ठीक करना ज़रूरी है। गरीबों का सबसे गरीब क्या होता है, थोड़ा पैसे आ जाते लुधियाना पंजाब कमा के, थोड़ा धनी होते रहता है, एकाएक बीमार पड़ता है, फिर से गरीब हो जाता है, फिर से कर्ज में डूब जाता है, मोबाइल बेचना पड़ जाता है। तो पहले रेडियो बेचते थे तो उसको स्वास्थ्य अगर ठीक कर ले, स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक मतलब आप लोग की तरफ से डेवलपमेंट का मुद्दा है? बिल्कुल, हाँ। उधर दबंगई का मुद्दा है हमारा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाद में आता है, फिर शिक्षा का काम करें। क्यों बच्चे कोटा जाएंगे? अभी हमारे अति पिछड़ा समाज को भी रिजर्वेशन है बिहार में, तो क्यों हम उसको पढ़ा सकते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल बना सकते हैं। तो ये सब मुद्दा जब तत्कालीन होगा, फोर साइटेड होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जैसे रेलवे है तो भाई मुजफ्फरपुर तक रेल लाइन जानी चाहिए। रीगा चीनी मिल है, उसके लिए मोतिहारी चीनी मिल है। मोतिहारी चीनी मिल में तो मोतिहारी का कुछ इलाका में आता है, 3 विधानसभा, हाँ चीनी मिल है, तो उस सबको चालू किया जाए ताकि किसानों की स्थिति अच्छी हो। मेरे पिताजी का भी चीनी जो गन्ना उत्पादन करते थे रीगा में ही आता था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल हम बगल के क्षेत्र के हैं, तो हम तो स्थानीय हैं, जो मुद्दा बोले तो स्थानीय हैं हम। तो ये सब प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है लगा रहता है यहाँ पर। तो इस स्थिति में हम सोचते हैं कि विकास हमारा मुद्दा है, विकास होना चाहिए। जैसे सिवाहिनी मॉडल है, भाई ये लोकसभा भी तो 213 पंचायत ही तो है, 213 पंचायत का अगर सही ढंग से विकास का मॉडल बना दे तो जिला का ही विकास हो जाए। जैसे अपने पंचायत को कोशिश किया बनाने का, अभी भी कोशिश जारी ही है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर पंचायत को हम कर दिया जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, जो कि हमारे बाबा साहब का सपना था कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, और उनको डर था पंचायत में कि डोमिनेंस ना हो जाए। इस कारण वो बोलते भी थे कि ऐसा न हो कि डोमिनेंस किसी का हो जाए। तो डोमिनेंस न रहे, क्षमता रहे और सामान्य रूप से विकास हो जाए। पंचायती राज इसीलिए लाया गया था। तो गांधी का भी कॉन्सेप्ट था ये? गांधी का कॉन्सेप्ट था। गांधी तो पंचायत के बहुत बड़े पक्षधर थे। बाबा साहब थोड़ा सा समझते थे कि कहीं पंचायत में ऐसा न हो कि डेन ऑफ डोमिनेंस किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए। तो उस समय की स्थिति को अभी हम लोग शिक्षा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो वो हमारा मूल लक्ष्य रहेगा कि सामाजिक विषमता दूर करो और एक इक्वलाइज सोसाइटी बना दो जहाँ सबको डिग्निटी मिले, और शिक्षा के माध्यम से अगर हम अपने पिछड़े समाज को आगे बढ़ा लें तो एक डोमिनेंस तो ख़त्म होगा और इक्वलिटी आ जाएगी। ये हम कोशिश करेंगे। तो रितु जायसवाल मैदान में हैं और मैनेजमेंट में हैं उनके पति अरुण कुमार, और फिलहाल मुखिया जी हैं, पहले IRS थे। तो यहाँ लड़ाई है, एक तरफ दबंग है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम विकास मॉडल लेके आएंगे और हम पंचायतों का विकास किए हैं। जिस पंचायत के मुखिया रहे उस पंचायत का विकास किया, और उसी तरह का विकास पूरे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत है वहाँ करेंगे और यहाँ पर चीनी मिल चालू करवाएंगे। तो प्रतिक्रिया आपकी क्या है कि यहाँ कौन जीतेगा? एक वो जो दलित IAS का हत्यारा है और उसकी हत्या में जेल में सड़ रहा था, ये हम नहीं करें कि हत्यारा, कोर्ट ने कहा है, और दूसरी तरफ IRS ऑफिसर हैं, इनकी पत्नी है जो मुखिया के तौर पर बहुत काम किए हैं, उसके लिए केंद्र में पुरस्कृत किया गया था उपराष्ट्रपति के द्वारा।
जी हाँ। और मैंने गंगा घाट पर काफ़ी बच्चों को अभी पढ़ाते हैं पटना में मुफ्त में। हाँ, तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक दलित डीएम का हत्यारा बनाम एक कमिश्नर की पत्नी, एक लड़ाई सामने आ रही है, या एक आईएएस की हत्या करने वाले और दूसरा आईएएस बनाने वाले के बीच में लड़ाई चल रही है। तो पैराडाइम बहुत शिफ्ट है, पैराडॉक्सिकल है, एकदम बिल्कुल डाइकोटोमी है। चलिए जी जी। तो अपनी राय बताइए, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।